हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे एजीके इन्फो ट्यूबर यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेसन करेंगे ज्योग्राफी का। सेकंड लेसन मैं नहीं करवाऊंगी आज, क्योंकि हमने कल किया है संसाधन और इसी का ही 6 लेसन है मानव संसाधन। तो इसी से मिलता जुलता है, इसलिए मैं पहले इसको लेके चल रही हूँ। मानव संसाधन, संसाधन के बारे में कल हमने पढ़ लिया कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो संसाधन होते हैं। और मानव संसाधन क्या है वो आज हम इस लेसन के अंदर देखेंगे। इसलिए पहले मैं 6 लेसन को करवा रही हूँ, उसके बाद जैसे ये इसे रिलेट करता है तो उसके बाद मैं नेक्स्ट लेसन करवा दूंगी। तो लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, क्योंकि किसी भी देश की जो संपत्ति है वो उस देश के जो लोग हैं वो होते हैं और उन्हीं से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वो देश के लिए कार्य करते हैं तो वो उपयोगी हुए, तो आवश्यकताओं की पूर्ति देश के वो मानव जो भी है वही करता है, इसलिए मानव संसाधन कहलाते हैं। तो लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। इसका निर्माण कब किया गया था? 1985 में। मानव संसाधन मंत्रालय का विकास। इससे प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। तो ये एक एग्जाम्पल देखो, मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे गांव में 1000 लोग हैं। आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं और 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? ये तो एक एग्जाम्पल है। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मतलब प्रधानमंत्री जो कौशल योजना है 2016 में शुरू की गई थी और 2016 से 2020 तक 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित, मतलब उनको प्रशिक्षण देने का काम। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार, जो भी आने वाले टाइम में जो संभव हो सकते हैं वो, और मौजूदा जो आज के टाइम में मौजूद है, अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। उसके बाद आता है जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण है वो अंततः असमान है, क्योंकि कहीं लोग बहुत कम रहते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं और कुछ विरल बसे हुए हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। देख, उच्च अक्षांशीय जो क्षेत्र है वहाँ पे लोग कम रहते हैं, उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल है वहाँ पे लोग कम रहते हैं, पर्वतों पे लोग कम रहते हैं, और विषुवतीय जो वन है उन क्षेत्रों में भी लोग कम रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में लोग ज़्यादा रहते हैं। विश्व के 60% लोग हैं वो केवल 10 देशों में रहते हैं, और इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ये देखो, एशिया में रहने वाले लोगों का देखो कलर देखो, सबसे ज़्यादा लोग एशिया में रहते हैं, फिर यूरोप में रहते हैं, अफ्रीका उस दूसरे नंबर पे अफ्रीका में रहते हैं, क्योंकि पर्पल कलर में अफ्रीका में सबसे ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद में यूरोप में रहने वालों की संख्या देखो कितनी है, और ब्लू कलर देखो मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहने वाले, और उत्तर अमेरिका में रेड, और ओशेनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत द्वीपों में रहने वालों की संख्या और भी कम है, जो ग्रीन में दिखाया गया है। तो ये जनसंख्या का वितरण है वो बहुत असमान वितरण है। उसके बाद आता है जनसंख्या का घनत्व। घनत्व क्या है कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो दक्षिणी मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रम से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर है। तो भारत की जनसंख्या का जो औसत घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और विश्व का कितना है? 51, और भारत का कितना है? 382।
उसके बाद में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या का जो वितरण है वो जनसंख्या अलग अलग जगह पे कम ज़्यादा क्यों रहती है, इस चीज़ को कौन से कारक हमारे प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम जनसंख्या कहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जनसंख्या को कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती है। भाई जनसंख्या वहाँ जाके बसे, जैसे जहाँ पानी अच्छा होगा, जहाँ रहने की अवस्था अच्छी होगी, जहाँ की जलवायु अच्छी होगी, जहाँ पे रोजगार के साधन अच्छे होंगे, मतलब सारी चीज़ें देख करके जनसंख्या है वो अट्रैक्ट होती है। तो सबसे पहला नंबर है सतलाकृति का। शतल आकृति मतलब जिस जगह के ऊपर रहते हैं वहाँ की मतलब जगह कैसी है। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। जो मैदानी समतल एरिया होता है वहाँ रहने की कोशिश करते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये क्षेत्र हैं वो खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। तो गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे हुए हैं, जैसे एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत है वो विरल बसे हुए हैं। पर्वतों पे लोग कम रहना चाहते हैं, पठारों पे कम रहते हैं, भूकंप वगैरह आते हैं या बाढ़ वगैरह मतलब जो भी आती है वो निचले इलाकों में पानी भर जाता है, और जैसे कोई भी तूफान वगैरह आता है तो उससे क्या होता है, फिर नुकसान होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, मैदान में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो स्थलाकृति, स्थल का मतलब जगह और आकृति का मतलब उस जगह की आकृति कैसी है, वो पर्वतीय है, वो पठारी है या वो समतल है। दूसरा नंबर है जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है, या मौसम कैसा रहता है। तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। सहारा मरुस्थल में गर्मी बहुत है, ध्रुवीय प्रदेशों में ठंड बहुत है, अंटार्कटिका में बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए वहाँ लोग कम रहना पसंद करते हैं। तो सबसे पहला स्थल की आकृति, दूसरा जलवायु और तीसरा है मृदा, वहाँ की मिट्टी कैसी है। अगर उपजाऊ मिट्टी नहीं है तो वहाँ पे कुछ भी पैदा नहीं होगा, कुछ भी पैदा नहीं होगा तो लोग फिर खाएंगे क्या, वहाँ कृषि कैसे कर पाएंगे। तो उपजाऊ मृदाएं हैं वो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग हो, चीन जियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान है वो घने बसे हुए क्षेत्र हैं। उसके बाद आती है जल। जल के बिना तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जल जहाँ पे उपलब्ध नहीं होगा तो हमें पानी पीने के भी लाले पड़ जाएंगे, इसलिए हम सबसे पहले जल को भी देखते हैं। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है, मीठा पानी जहाँ पे हो। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल है वो विरल जनसंख्या वाले हैं। उसके बाद में खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र है वो अधिक बसे हुए। दक्षिणी अफ्रीका में हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है, ताकि वो अपना रोजगार चला सके। उसके बाद में कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी होते हैं जो हमारी जनसंख्या को रहने के लिए प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक में क्या आता है, आर्थिक कारक में औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में जैसे ओसाका है, भारत में मुंबई है, तो वहाँ औद्योगिक एरिया है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। सांस्कृतिक, जब औद्योगिक एरिया होगा तो कंपनीज़ वगैरह ज़्यादा होंगी, लोग वहाँ पे रोजगार करेंगे कंपनीज़ वगैरह में, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। और सांस्कृतिक कारक में क्या है, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी है, यरूशलेम है, वेटिकन सिटी है, इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जैसे उदाहरण के लिए पुणे बहुत ही अच्छा है सामाजिक कारकों के लिए। उसके बाद में है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है, ये उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति की जीवित रहने की आशा भी। एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम तक जीवित, मतलब औसत जितनी भी जनता है ज़्यादातर जैसे 50-60 का रहता है, 65 के आसपास रहता है, ऑलमोस्ट लोग इतने साल तो जी जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। एक औसत जो जनसंख्या है वो कितने टाइम तक जीवित रहती है। फिर आता है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया है। ये देखो कितनी कब थी, कितनी कब थी, कितनी कब थी। देखो 2025 में क्या हो जाएगा, 99 में क्या, 74 में क्या। ये देखो ये होता है जनसंख्या में परिवर्तन। तो मानव इतिहास की जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। और बड़ी संख्या में बच्चे पहले जन्म लेते, लेकिन शीघ्र उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। पुराने टाइम में ऐसा था, क्योंकि जब मेडिकल सुविधाएं अच्छी नहीं थी तो ऐसा हो जाता था। लेकिन आजकल मेडिकल सुविधाएं अच्छी आने के कारण क्या है कि लोगों का वो मतलब जनसंख्या में वृद्धि भी ज़्यादा होती जा रही है, तो लोग बच जाते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में पहले सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी और 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1 से सीधा 3 पे पहुंच गई और 99 में 30 वर्ष की अवधि में
कम में जनसंख्या है वो दुगनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर का कम होना, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं अच्छी है और खाद्य आपूर्ति अच्छी है तो उसमें लोगों की मरने की दर है वो कम हो जाती है। जबकि जन्म दर है वो अभी भी बहुत अधिक रही। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जो जितने भी जन्मे हैं उनकी संख्या में मापा जाता है, और मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। और जो हमारे देश का दूसरे देश में जाके बच जाता है उसको प्रवासी कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, उनके बीच का जो अंतर रहता है, कितने लोग मरे हैं, कितने जिंदा रहे हैं, तो उनके बीच का जो अंतर रहता है उसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व की जनसंख्या बढ़ने का कारण मुख्य प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश से और देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जा सकते हैं। उत्प्रवासी वो लोग होते हैं जो देश छोड़ के जाते हैं, जो हमारा देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं उसको उत्प्रवासी बोलते हैं। और अप्रवासी वो होते हैं, आ का मतलब आना, जो दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं, अप्रवासी कहलाते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास और अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया में बहुत जा रहे हैं, हमारे इंडिया से बहुत जा रहे हैं और यूएसए में बहुत जा रहे हैं, तो वहाँ पे अप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने, मतलब सूडान के लोग बाहर बहुत जाते हैं तो जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। उसके बाद में है जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर है वो विश्व में अलग अलग है, यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या वो तीव्रता से बढ़ रही है और सभी देशों में वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में, केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर जैसे ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम है, उसमें निम्न है वो जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर है वो कम है। उसके बाद आता है जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान है वो घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन क्या होता है? जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी ये जानने की कोशिश करता है, सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, ये किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि, उसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या पिरामिड, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं, जनसंख्या पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? देखो, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष के लिए मतलब लोग, और 10 से 14 वर्ष के लिए, तो अलग अलग जनसंख्या का अलग अलग आयु वर्ग है वो जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में, प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशेष देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या और निचले भाग में दिखाई गई है और जन्म स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। ये देखो, ये देखो, ये पुरुष, स्त्री, उसके बाद में ये आयु वर्ग तक इतने, इस आयु वर्ग तक इतने, मतलब बूढ़े लोग हैं वो कम होते जाएंगे, 85 प्लस वाले। उसके बाद में जैसे 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 एज कम होती जाएगी जनसंख्या बढ़ती जाएगी। सबसे जो ज़्यादा है नीचे का लेवल है वो बच्चों का है। धीरे 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 बढ़ते 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 जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी लोगों की संख्या घटती जाएगी, क्योंकि एक एज के बाद लोग मर जाते हैं, तो ये जनसंख्या पिरामिड कहलाएगा। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित 15 वर्ष से कम आयु के माने जाएंगे और वृद्ध आश्रित 65 वर्ष से। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने लोग, किस एज ग्रुप के लोग हैं वो युवा आश्रित में आएंगे और किस एज के लोग हैं वो वृद्ध आश्रित लोग कहलाएंगे। तो 65 वर्ष से ज़्यादा वाले होते हैं वृद्ध में आते हैं और 15 से कम वाले युवा में आते हैं। और 15 से 65 वाले क्या आते हैं? कार्यशील जनसंख्या में आते हैं, जो कार्य करने वाले हैं बीच का।
तो एक देश का जनसंख्या पिरामिड, उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पे चौड़ा है, ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं तो नीचे से चौड़ा होता जाएगा, उनसे की संख्या ज़्यादा होगी, और उनमें से अधिकतर की मृत्यु है वो शैशव काल में ही हो जाती है, तो कुछ भी बड़े हो पाते हैं, इसलिए यहाँ वृद्ध लोग हैं वो बहुत कम है। इस स्थिति को केना के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है, ये देखो। उसके बाद में जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। ये देखो, युवा, यहाँ पे जन्म दर कम है, मतलब सॉरी मृत्यु दर कम है, छोटे बच्चे हैं उनकी मतलब मौत कम होती है, तो इनका पिरामिड है वो चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। ये भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। ये देखो, ये भारत का पिरामिड। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्ष ज़्यादा हैं, और इसका अर्थ क्या है, मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों के आधार पर पिरामिड संकरा है। घटी हुई मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। ये देखो, यहाँ जापान का पिरामिड देखो, पहले बच्चे कम हैं, फिर धीरे 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 वो बढ़ता जा रहा है, फिर कम, फिर बढ़ता जा रहा है, फिर कम, फिर बढ़ता जा रहा है, और फिर कम होता जा रहा है। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेसन, मानव संसाधन। हमने संसाधन पढ़ लिया और मानव संसाधन। इसमें जीवन प्रत्याशा को आपको ध्यान में रखना है कि लोग, औसतन लोग हैं वो कितनी एज तक जीवित रहते हैं। उसके बाद में उत्प्रवासी जो हमारे देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, अप्रवासी जो दूसरे देश से हमारे देश में आ जाते हैं। जनसंख्या पिरामिड लोगों की जन्म दर, मृत्यु दर और लोगों की जनसंख्या, स्त्री पुरुष, बूढ़े बुजुर्ग सबका दिखाता है। युवा में आते हैं 15 साल वाले, और वृद्ध आश्रित में आते हैं 65 वाले, और 15 से 65 के बीच में आते हैं वो कार्यशील जनसंख्या वाले आते हैं। यही चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें, और ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ।